गुड़ीराम की पानीपुरी पूरे मायागंज में फेमस थी। पता नहीं वो कौन सा जादू अपनी पानीपुरी में करता कि जो भी उसके यहाँ की पानीपुरी एक बार खाता, वो बार बार उसकी दुकान पर आता। उसकी दुकान के बाहर लोगों की लाइनें हमेशा ऐसी लगी होती जैसे मधुमक्खी के छत्ते के बाहर मधुमक्खियां होती हैं। अरे भाई, एक प्लेट पानीपुरी और कर दो मेरी है। पता नहीं क्या जादू है तेरी पानीपुरी में, ना तो पेट भरता है और ना ही मन। अरे गुणी भैया, इतनी भीड़ में आप मेरे गोलगप्पों की गिनती मत भूल जाना। वैसे बुरा न मानो तो एक बात पूछो गुड़ी भैया, आखिर ऐसा क्या डालते हो अपने इन गोलगप्पों में है कि हमारे पैर बार बार आपकी रेहड़ी की ओर घूम जाते हैं भाई? अब क्या कहें साहब, गणेश जी की कृपा है। वैसे सच कहें तो मसालों के अलावा सिर्फ प्यार ही डालते हैं इसमें। गुणीराम का काम बहुत अच्छा चलता था, इसलिए वो अपनी बेटी रूपा को अच्छे स्कूल में पढ़ाता था। उसकी पत्नी दीपा भी गुणीराम के कामों में बहुत मदद करती। कुल मिलाकर पूरा परिवार खुशी खुशी रह रहा था। लेकिन उनकी खुशी मंगत राम और उसकी पत्नी विमला को बहुत खटकती थी। वे उनके पड़ोसी थे। अरे, हम भी तो पानी पूरी बेचते हैं, लेकिन हमारे तो आधे भी नहीं बिकते कभी। और एक ये गुणीराम है जो पता नहीं क्या डालता है पानीपुरी में। ग्राहक तो ऐसे खड़े रहते हैं उसकी दुकान पर जैसे कि वो फ्री में पानीपुरी दे रहा हो। कुछ तो बात है विमला, कहीं कोई जादू वादू की पुड़िया तो नहीं डालता वो अपनी पानीपुरी में? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है अगर उसकी दुकान बंद नहीं हुई तो अपने खाने के लाले पड़ जाएंगे। उसके बाद विमला और मंगत राम ने गुणीराम की दुकान बंद करवाने का एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। वे लोग छिपकर उसके घर गए और पानीपुरी के पानी में उन्होंने सर्फ का घोल मिला दिया। विमला, अब देखो इस गुणीराम की दुकान कैसे बंद होती है और कैसे हमारी दुकान चलती है। अगले दिन भी आम दिनों की तरह गुणीराम की दुकान के बाहर पानीपुरी खाने वालों की लाइन लगी हुई थी। गुणीराम उन्हें बारी बारी से पानीपुरी खिला रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में जिन्होंने भी उसकी पानीपुरी खाई थी उनका सिर चकराने लगा और उनके पेट में भयानक दर्द होने लगा। कईयों के मुंह से तो झाग भी निकलने लगा। ओ, मेरा पेट इतना दर्द क्यों हो रहा है? मेरा सर चकरा रहा है, मुझे उल्टी आ रही है। थोड़ी देर में ही वहाँ चीख पुकार का माहौल बन गया। कई लोग बेहोश हो गए। किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया, उसके बाद एम्बुलेंस आई और लोगों को अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने सभी का इलाज शुरू कर दिया और इलाज के क्रम में उन्हें पता लगा कि सबने गुणीराम के यहाँ से पानीपुरी खाई थी। हो न हो उस पानीपुरी में कोई दिक्कत है, तभी तो उसे खाते ही इतने सारे लोग बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने सबका इलाज तो शुरू किया, लेकिन ज्यादातर लोगों की हालत बहुत खराब थी। लगातार उल्टी करने से कई लोगों के शरीर में पानी की कमी हो गई थी। डॉक्टर स्लाइन चढ़ा रहे थे, लेकिन उनकी स्थिति ज्यादा सुधर नहीं रही थी। एक साथ इतने सारे पेशेंट आ गए हैं कि हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमें अपने मरीजों को बचाना है किसी भी कीमत पर। और सबसे बड़ी बात, उसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है जिसके चलते इतने सारे लोगों की बुरी हालत हुई। धीरे धीरे लोगों की हालत में सुधार होने लगा। 4-5 दिन के बाद लोगों की स्थिति सामान्य होने लगी। इस बीच फूड डिपार्टमेंट के लोगों ने गुणीराम के यहाँ छापा मारा और उसकी पानीपुरी के पानी का सैंपल लिया। उन्हें पता लगा कि इसमें तो सर्फ मिलाया गया है। पुलिस तक ये खबर पहुंची और गुणीराम और उसकी पत्नी को थाने लाया गया। साहब, हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो कई सालों से पानीपुरी बेच रहे हैं, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। हाँ साहब, आप किसी से भी पूछ लीजिए, हमने कभी कोई खराब चीज किसी को नहीं खिलाई। सभी से पूछ लिया है, सभी ने तुम्हारे दुकान की पानीपुरी खाई थी, उसी के बाद सबको दिक्कत शुरू हुई। साहब, हमने तो हमेशा की तरह ही सब कुछ बनाया था, फिर न जाने ये गड़बड़ी कहाँ से हो गई। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तो इतना पता है कि तुम्हारे कारण कई लोगों की जान मुश्किल में आ गई थी। गुणीराम और उसकी पत्नी पर मुकदमा चला। उन्हें 1 साल की जेल की सजा हुई। साहब हम बेकसूर हैं, हमें सजा मत दीजिए, हमारी एक छोटी सी बेटी भी है साहब, उसका तो ख्याल करिए। कानून सबूतों से चलता है और सारे सबूत गुणीराम के खिलाफ थे, तो उसे सजा काटनी ही थी। दोनों मजबूर लोग बिना गलती की सजा भुगतते रहे, लेकिन तकदीर की एक और मार उन्हें पड़नी थी। एक दिन जब वे दोनों चुपचाप जेल में बैठे थे, तभी एक सिपाही ने उन्हें खबर दी कि गुणीराम, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। अब क्या हो गया साहब, फिर से हमने कुछ कर दिया क्या? गुणीराम, तुम दोनों को इसी समय शमशान जाना होगा। शमशान? तुम्हारी बेटी रूपा मर चुकी है। ये
ये आप क्या कह रहे हैं साहब? हमारी बेटी, हमारी छोटी सी रूपा नहीं रही। गुणीराम और उसकी पत्नी के जेल चले जाने के बाद रूपा का ध्यान रखने वाला कोई नहीं रहा। उल्टा लोग उसे भी उस दिन हुई घटना का जिम्मेदार मानने लगे। वो बेचारी भूखी प्यासी इधर उधर घूमती रही, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। उल्टा उसे ताने मिलते। भाई ऐसे ही कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। माँ बाप ने जो किया वो तो बच्चे को भोगना पड़ेगा ही। अब तानों से किसी का पेट भर जाता तो फिर क्या कहना। छोटी सी रूपा बेचारी कब तक भूखी प्यासी रहती। एक दिन उसने दम तोड़ दिया। हे भगवान, किस बात की सजा मेरी नन्ही सी बच्ची को आपने दे दी। रूपा, मेरी बच्ची रूपा। गुणीराम और दीपा 1 साल तक जेल में रहे। जेल से छूटने के बाद वो बिल्कुल टूट चुके थे, लेकिन पेट तो फिर भी भरना ही था। इसलिए उन्होंने एक बार फिर से पानीपुरी की रेहड़ी लगाई। लेकिन अब उनकी रेहड़ी के पास कोई नहीं आता। उल्टा जो भी उधर से गुजरता। अरे भाई, भूखे रह जाना, लेकिन इसकी रेहड़ी से कुछ मत खाना, नहीं तो जान के लाले पड़ सकते हैं। गुणीराम और दीपा के माथे पर एक दाग लग गया था, और वो दाग वो बेचारे किसी भी तरह हटा नहीं पा रहे थे। हर तरफ बदनामी और दुत्कार के कारण उसकी पत्नी ने नदी में कूदकर जान दे दी। अपनी पत्नी की मौत से दुखी गुणीराम ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के साथ ही वो भूत बन गया और भटकने लगा। एक शाम की बात है। गुणीराम के भूत के कानों में मंगतराम और उसकी पत्नी विमला की बातें पड़ी। लो जी विमला, वो गुणीराम भी अब मर गया। हमने जो जाल बुना था उसमें फंसकर गुणीराम का पूरा परिवार खत्म हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ हमारी पानीपुरी की रेहड़ी होगी और हम कमाएंगे पैसे ही पैसे।